हेलो एवरीवन, मैं हूं व्रत कुमार और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मी एंड माय यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और अपने ये स्पेशली वैसे अगर बात करें तो भी ये सेकेंड ईयर वालों के लिए पेपर फर्स्ट के अंतर्गत ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना। जैसे आपको पता होगा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर किसे कहते हैं, या हम कहते हैं कि घड़ियों का देश कौन सा है, कहते हैं ना। तो सबसे बेहतर कंडीशन है, जैसे हम बात करें स्विट्ज़रलैंड, तो स्विट्ज़रलैंड को हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर भी कहते हैं और घड़ियों का देश भी कहा जाता है। और इसके पीछे और भी चीज़ें हैं जिसे हम बारी बारी से हम कंटिन्यू क्लियर करेंगे, तब ये देखेंगे कि स्विट्ज़रलैंड की इस राजनीतिक व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, स्विट्ज़रलैंड का संविधान हमें समझना क्यों ज़रूरी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे स्विट्ज़रलैंड की सामाजिक और आर्थिक आधार, यानी समाज का सामाजिक और आर्थिक आधार। क्योंकि अगर किसी देश को हमें समझना है, उसके संविधान को समझना है, तो उसके वातावरण, उसके समाज को समझना होगा। तो बस फर्स्ट हमें यही समझना है। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, और अदरवाइज आप इसको शेयर भी ज़रूर करेंगे। तो हम बढ़ते हैं, और जैसे कि आपको पता है स्विट्ज़रलैंड, अब स्विट्ज़रलैंड की हम पहले तो देखेंगे सामाजिक व्यवस्था। तो आपको पता होगा स्विट्ज़रलैंड है वो अपने आप में एक विकसित देश है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड के लगभग 50 से 55 लाख जनसंख्या है, लेकिन ये 16,000 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत फैला हुआ है। और स्विट्ज़रलैंड पहले ही, यानी स्टार्टिंग से ही बात करें तो ये प्राचीन गणतंत्रीय देश है, प्राचीन गणतंत्रीय देश है। क्योंकि इस स्विट्ज़रलैंड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर अपने आप में भी एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। जैसे हम कहते हैं ना कि प्रयोगशाला होती है, तो साइंस के लिए प्रयोगशाला होती है, तो वैसे ही राजनीति विज्ञान के लिए स्विट्ज़रलैंड एक प्रयोगशाला की तरह काम करता है। वो नए नए परीक्षण वहाँ पे अच्छे से संभव हो जाते हैं। तो स्विट्ज़रलैंड अपने आप में एक महत्वपूर्ण है और इसे प्रजातंत्र का घर कहा जाता है। और स्विट्ज़रलैंड की इन्हीं महत्वपूर्ण विशेषताओं से रूबरू होते हुए हम इसकी सामाजिक व्यवस्था को यहाँ पे देखेंगे कि स्विट्ज़रलैंड की जो सामाजिक व्यवस्था है वो कैसी है। तो पहला ही पॉइंट यहाँ पे देखें, विविधता में एकता। पहला पॉइंट है आपके सामने, विविधता में एकता। स्विट्ज़रलैंड में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। अगर बात करें तो अलग अलग जातियाँ और अलग अलग धर्म है, जैसे कि हम के जर्मनी है, फ्रेंच है, इटालियन है। तो सबसे ज़्यादा जर्मनी के 74%। लेकिन फिर भी वहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक ही भाषा को महत्व दिया गया है, एक ही धर्म को नहीं। वहाँ पर क्या है, विविधता में एकता, सो सबको बराबर। वहाँ पे ये जितनी भी 4-5 भाषा है सभी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इस तरह से किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया। तो स्विट्ज़रलैंड की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि वहाँ पे विविधता होते हुए भी, भारत के जैसी विविधता होते हुए भी एकता पाई जाती है, और ये बेमिसाल तत्व होता है उस देश के लिए। दूसरी बात आती है सुसंस्कृत और व्यवहारिक दृष्टिकोण से संपन्न। बिल्कुल कहता हूँ, ये मानसिकता कैसी है, एक मानसिकता होती है छोटी मानसिकता, यानी संकीर्ण दृष्टिकोण। तो फिर क्या है कि वो आगे कुछ नया डेवलप या नई चीज़ें नहीं कर पाता। जब किसी का दिमाग छोटी चीज़ों में ही उलझ रह जाता है या छोटी चीज़ों पे ही वो फोकस करता है, तो वो बड़ा नहीं कर पाता। तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या कहेगा कि इसका समाज और समाज की जो व्यवस्था है ना, सुसंस्कृत है, यानी वेल स्टैंडर्ड है और व्यवहारिक दृष्टिकोण है। ऐसा नहीं कि समाज को, जैसे हम काफ़ी लोग ये कहते हैं कि उनका सिद्धांत बहुत बड़े बड़े और लेकिन व्यवहार में कुछ नहीं होता है। आज के समय में पॉलिटिकल में भी यही है, सिद्धांत में ज़्यादा बात न कहकर उसका व्यवहारिक अध्ययन होता है। जैसे हम मान लें पढ़ाई भी करते हैं, तो पढ़ाई का उद्देश्य सिर्फ सिद्धांतवादिता नहीं होना चाहिए। वो पढ़ाई क्या हमारे व्यवहार में भी काम आएगी, क्या हमारा जीवन वो पढ़ाई से व्यवहारिक बनेगा। व्यवहारिक यानी हमारे लिए यथासंभव वो चीज़ें काम आने वाली है या नहीं। वो चीज़ें ऐसे नहीं कि ढकोसले महान कहानियों की तरह हो, लेकिन व्यवहार में उसका कोई मूल्य नहीं, तो वो क्या काम का। जो चीज़ हमारे काम का आए, वह सिद्धांत भले हो लेकिन व्यवहार में भी वो चीज़ हमारे लिए उपयोगी हो, तो वो एक महत्वपूर्ण होती है और समाज का ढांचा बन जाती है। तो वह चीज़ यहाँ पे भी है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है कि सुसंस्कृत और व्यवहारिक दृष्टिकोण से संपन्न समाज है। इनके समाज का दृष्टिकोण है वो व्यवहारिक है, और इनके समाज में जैसे आर्थिक जीवन, राजनीतिक और सामाजिक जीवन काफ़ी स्तर पर ये व्यवस्थित है। एक तरह से मेल जोल है, समानता है, और ये एक दूसरे का सहयोग करना जानते हैं। इन्हें पता है, जैसे कि मैं यहाँ पे कहूँ संघीय परिषद और संघीय, यहाँ पे जैसे बात आती है आपको, जैसे यहाँ पे सिंपल सी बात की लोकसभा होती, अपने यहाँ पे राज्यसभा है, तो वहाँ पे है संघीय परिषद। क्या है, संघीय सभा है, जैसे अपने यहाँ पे राज्यसभा है, ठीक है। और अपने यहाँ पे
अपनी यहाँ की बात करें तो जब लोकसभा है तो वहाँ पे है संघीय परिषद। क्या है? संघीय परिषद। यानी अब यहाँ पे बात करें तो ये इसको जैसे अगर सही से समझें तो इसको हम व्यवस्थापिका कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यवस्थापिका। ठीक है। और ये कार्यपालिका का काम ज़्यादा करती है। कार्यपालिका। तो इसलिए अगर ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है, हो सकता है कि व्यवस्थापिका के संघीय सभा में लोकसभा राज्यसभा दोनों आते हैं, लेकिन कार्यपालिका का नाम यहाँ पे संघीय परिषद है। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए, अब यहाँ पर ये जो इनको जो डिवाइड किया गया है, तो ऐसा नहीं है कि बस यही काम करते हैं, नहीं, यहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो अस्तित्व है वो अपनाया गया। इस तरह से ये होते हुए भी अंतिम रूप में ये नहीं है कि भाई कोई कानून बना दिया और इन्होंने पास कर दिया, इन्होंने नहीं कर दिया तो वो रद्द कर दिया जाए। ठीक है ना। तो रद्द करने के साथ भी इनको समाप्त नहीं किया जा सकता, इनका अस्तित्व बना रहता है। जैसे नहीं, मतलब कहते हैं ना कि वो भंग हो जाती है लोकसभा, वैसे यहाँ पे ये कार्यपालिका है वो भंग नहीं होती है, किसी प्रस्ताव को लेकर भंग नहीं होती है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए कि इसके अंतर्गत यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। एक तो प्रारंभ, एक है आरंभक। ये दोनों एक ही वर्ड लिखते होंगे, लेकिन यहाँ पे फोकस करना है इसको, आरंभक। ठीक है ना। ये आरंभक। आरंभक का मतलब ये होता है, और प्रस्तावक का मतलब कि यहाँ पर जो एक महत्वपूर्ण हम चीज़ देखें जो इस स्विट्जरलैंड को अलग बनाती है वो यहाँ पे है कि कानून निर्माण के अंदर इन जनता का भी सहयोग होता है। कोई प्रस्ताव जो होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे संघीय सभा में कोई प्रस्ताव आया, वो विधेयक आया, उसको कानून बनाने, कानून लागू होने से पहले वो प्रस्ताव आम जनता के सामने रखा जाता है, तो वो आरंभक प्रस्ताव के अंदर काउंट होता है। ठीक है। उनकी अनुमति, उनकी इच्छा के बाद ही वो कानून का रूप लेता है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है कि जनता खुद कोई कानून बनाना चाहती है तो वो अपने में से प्रस्ताव बना के संघीय सभा को भेज सकती है। तो इस तरह से ये आरंभक यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था वहाँ पे मौजूद है। तो इसलिए ये समाज है ना, एक सिद्धांत रूप में नहीं, व्यवहारिक रूप में भी एक अच्छा है और एक दूसरे का सहयोगात्मक रूप देखा जाता है। फिर बात आती है चौथा, स्विस लोगों का चरित्र। बिल्कुल जैसे लोग होंगे वैसा देश होता है, ये तो आपको पता ही होगा। जैसे हम कहा देखते हैं ना, जैसा देश वैसा वेश। लेकिन अब यहाँ पे स्विट्जरलैंड के लोगों का जो करेक्टर, जो चरित्र है वो काफ़ी अच्छा है, शांत प्रिय है, सम्मानजनक है। तो इसका जो ये देश का जो ढांचा भी बेमिसाल है। आप देखते हैं ना स्विट्जरलैंड, एकदम नाम आते ही आपको लगता है कि हाँ वो हसीन वादियाँ, वो माहौल, वो सुसंस्कृत देश। और जैसे हम जब भी कभी बात करते हैं कि कौन है जो टॉप लेवल पे है, किसकी विकसित अवस्था है, कौन समाज में अच्छा है, तो हर बार स्विट्जरलैंड 2-3 नंबर पे देखा जाता है, यानी स्विट्जरलैंड की टॉप व्यवस्था है। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि वहाँ पे जो स्विस लोग हैं ना वो काफ़ी शांत प्रिय हैं। शांत प्रिय होते हुए वे सम्मानजनक जीवन जीना पसंद करते हैं और उनमें सूझबूझ, शालीनता, विनम्रता कूट के भरी हुई है। इसलिए वह अपने काम को ज़्यादा महत्व देते हैं और जहाँ तक हो सके शालीनता का मतलब है शांति, सुखदपूर्ण जीवन व्यतीत करना। तो ये चीज़ें उसमें उनके देखी जाती है। इस तरह से इनका समाज है वो काफ़ी अच्छे से उन्नति कर पाता है। तीव्र आर्थिक असमानता का अभाव, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और मध्यम वर्ग की प्रबलता। बिल्कुल देखो, ध्यान दीजिएगा। जैसे काफ़ी देशों में झगड़ा होना या कोई भी चीज़ें जो अव्यवस्था होने का रीज़न क्या होती है? असमानता होती है। अमीरी और गरीबी के बीच में इतना फासला होता है कि एक समूह वर्ग तो काफ़ी कंगाल होता है और एक संपन्न होता है। एक तो खाने को रोटी नहीं होता है, दूसरा पेरिस लंदन जाके नाश्ता वगैरह करता है। तो ये ऐसी चीज़ अगर कहीं किसी देश में है तो वो देश है वो असमानताओं के इस गर्त में गिर जाता है, जो सही तरह से उन्नति नहीं कर पाता। क्योंकि देश तो तभी उन्नति होगा ना जब भी सभी एक साथ आगे बढ़ेंगे। तो स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं है। स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा अमीर है और कुछ बहुत ज़्यादा गरीब, ऐसा नहीं है। वहाँ पे गरीबी बहुत कम है, बहुत हद तक कम है। इतनी गरीबी नहीं है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में ही मैंने आपको समझा रहा हूँ कि तीव्र आर्थिक असमानता का अभाव है। वहाँ पे इतनी आर्थिक असमानता नहीं है, पैसों की या देखे इतना नहीं है जितना मैंने अभी बताया कि किसी देशों में ऐसी व्यवस्था होती है, वैसा नहीं है। तो यहाँ पे एक सबसे अच्छी व्यवस्था क्या है? मध्यम वर्ग की प्रबलता है। यानी होता है ना कि एक तो बहुत ही ऊँचे लोग होते हैं, अमीर लोग, और एक बहुत ही निम्न लोग होते हैं, गरीब, जिसका जीवन रात और दिन का फर्क होता है। इनके बीच में एक कैटेगरी होती है मध्यम वर्ग। क्या होती है? मध्यम वर्ग। तो ब्रिटेन में उच्च वर्ग है लेकिन इतने भी उच्च नहीं, या फिर इतने भी ये निम्न नहीं है कि अपना जीवन है वो अव्यवस्थाओं में, असमानता में गुजारे। उनके बीच कड़ी का काम एक ही मध्यम वर्ग होता है। तो यहाँ पे ये लोग
कम है और मध्यम वर्ग ज़्यादा है। इस तरह से क्या होता है, समाज में तालमेल बैठता है, समाज की व्यवस्थाओं में बराबर भागीदारी आती है। तो ये चीज़ तो आपको यहाँ पे पता लग रही होगी कि उच्च और निम्न वर्ग में एक मध्यम वर्ग है, इसलिए वहाँ पे असमानता नहीं है और समाज की सबसे बेमिसाल व्यवस्था होती है। बात आती है 5th नंबर पॉइंट की, तो ध्यान दीजिएगा, उग्र दलबंदी और राजनीतिक का अभाव। जैसे अपने यहाँ पे देखते हैं ना, जो राजनेता वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, एज ए पैसे कमाने के लिए आते हैं। वो कहते हैं कि राजनीति हमारे लिए क्या है, एज ए बिजनेस है, ये ऐसा बिजनेस है कि रातों रात लखपति और करोड़पति हो जाए। यानी कुछ लोग राजनीति में मतलब के लिए और व्यवसायिक यानी कमाने के लिए एज ए राजनीति को बिजनेस समझ के आते हैं। तो इस तरह से वो राजनीति है वो खिलौना बन के रह जाती है, क्योंकि राजनीति है वह लोगों के लिए राज्य व्यवस्था करने की एक सिस्टम होता है, जिसके ये व्यक्ति होते हैं जो लोगों के लोकतंत्र के अकॉर्डिंग काम करने होते हैं। राजनीति का मतलब क्या है कि लोगों के लिए राज करना, लोगों के लिए ही व्यवस्था करनी है, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप उस राजनीति को व्यावसायिक राजनीति बना दो, बिजनेस वाली राजनीति बना दो कि थोड़े से पैसे डालो और 100 गुना कर दो, या दल गुटबंदी, जैसे ये वो ए गुट है, ये बी गुट है, या कांग्रेस है, भाजपा है, तो ये ऐसे गुटबंदी वाली व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। यही एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, देखिएगा, क्योंकि जहाँ पर गुटबंदी होती है ना, गुट, ठीक है ना, जहाँ पे गुट होते हैं वहाँ पे पक्का झगड़े होते हैं और शांति नहीं रहती है। तो यहाँ पे वो गुटबंदी नहीं देखी जाती है। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जो राजनीति है वो एज ए पर्पज जॉब के लिए या मतलब पैसे कमाने के लिए राजनीति नहीं। स्विट्जरलैंड की राजनीतिक व्यवस्था है वह इनसे दूर है, अभाव है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में अगर बात करें तो जो भी राजनेता होते हैं वो अपने कर्तव्य को निभाने के लिए आते हैं। जैसे कहते हैं ना, एक ड्यूटी क्या होती है अपनी, राजनीति चुनाव में आना है और लोगों के लिए काम करना। तो इसलिए यहाँ पर अगर ध्यान दें तो ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, और ऐसी व्यवस्था जो राजनेता समाज में अपने कर्तव्य को महत्व देते हैं वो व्यवस्था महत्वपूर्ण होती है। लोग अपना राजनीति में आते हैं तो कर्तव्य समझते हैं कि मेरी ये जिम्मेदारी है, मैं उस कर्तव्य को निभाऊं। इस तरह से ये जिम्मेदारीपूर्ण कार्य है, और वो स्विट्ज़रलैंड के समाज में होने से स्विट्ज़रलैंड की समाज की व्यवस्था काफ़ी अच्छी हो जाती है। अगर मैं बात करूं तो स्विट्ज़रलैंड वर्तमान में विकसित है, लेकिन इसकी जो व्यवस्था है ना समाज की, वो विकसित देशों से भी बढ़िया है। ये एक बहुत अच्छी विशेषता है। फिर बारी आती है वीर पूजा। वीर पूजा को मतलब देखिए, जैसे भारत के और काफ़ी ऐसे देशों में देखें, वहाँ पे कुछ एक ऐसे व्यक्ति होते हैं कि बस लोग बस उनका ही गुणगान करते हैं, फलाना, हाँ फलाना ये है, बस ये हो गया तो सब कुछ हो जाएगा। मतलब एक व्यक्ति के काम के प्रति इतना मोह हो जाना कि अगर वो गलत हो रहा है तो भी उसके प्रति भजन गुणगान करते रहना। और कहीं ना कहीं ये व्यवस्था गलत भी है, क्योंकि देश और राजनीति की चीज़ एक ही व्यक्ति के हाथों नहीं रह सकती है। लोकतंत्र का तो प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है कि स्विट्ज़रलैंड की अगर बात करें तो स्विट्ज़रलैंड में लोकतंत्र जो है वह निर्वाचित भी है, लेकिन एक हाथ में नहीं है। स्विट्ज़रलैंड में बात करें, जैसे हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति होते हैं, एक राष्ट्रपति होता है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है, क्योंकि राष्ट्रपति के साथ साथ ऐसे लोग होते हैं जो सभी को बराबर पावर दिया जाता है। यानी वहाँ पे कार्यपालिका शक्ति भी एक के हाथों में न होकर उन सभी के हाथों में होती है। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति है वहाँ पे वीर पूजा वाला नहीं हो सकता। यानी एक ही व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जिसके प्रति देश जुड़ जाए और देश व्यक्ति गलत करे, क्योंकि वीर पूजा होती है ना, यानी एक व्यक्ति के प्रति इतना मोह हो जाना कि वो गलत करे तो भी आंखें बंद करके उस पर विश्वास करना, तो ये गलत होता है। तो इसलिए स्विट्ज़रलैंड में वीर पूजा एक व्यक्ति चमत्कारी व्यक्तित्व का अभाव है, वहाँ पर सभी बराबर इक्वलिटी रहती है। तो ये कुछ रीजन है जो स्विट्ज़रलैंड के समाज को बेहतर से बेहतर बनाते हैं, और एक विकसित देश का जो सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए वो है। और इन्हीं वजह से ये जो समाज है वह प्राचीन गणतंत्रीय भी कहा जाता है और लोकतंत्र का घर कहा जाता है। और बात करते हैं कि इनकी आर्थिक व्यवस्था में ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। वैसे शुरुआत में इसमें पॉइंट में भी थोड़ी बहुत चीज़ें आ गई है, लेकिन फिर भी फिलहाल शुरुआत में हम बात करें तो स्विट्ज़रलैंड में क्या था, उदारवादी अर्थव्यवस्था थी, उदारीकरण, लिबरलिज्म इकोनॉमिक्स थी, ठीक है ना। लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद जब कुछ समय ऐसा आया कि उनको अपने आप को बदलना पड़ा और लोगों के हित में काम करना पड़ा। उदारवादी क्या है कि ये ज़्यादा उदार रवैया होता है, पूंजीवादी व्यवस्था ज़्यादा पूंजीशील हो जाते हैं या गरीब और गरीब हो जाते हैं। उदारवादी व्यवस्था कहीं ना कहीं नुकसान देती है, इसलिए यहाँ पर क्या रखा गया, उदारवादी व्यवस्था से हटकर स्विट्ज़रलैंड के लोगों ने लोक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था को अपनाया। किसको अपनाया? लोक कल्याणकारी। उन्होंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था है, हमारा जो काम है, हमारा जो बिजनेस है, हमारी जो भी गतिविधियाँ होगी आर्थिक आधार पर, वह लोक कल्याण के आधार पर डिपेंड होगी।
तो इसलिए वहाँ पे देखा जाए तो राज्य काफ़ी हद तक लोगों के लिए काम करता है, काफ़ी हद तक। जैसे विधवा पेंशन योजना की बात करें, गरीबों के लिए और असहाय लूले लंगड़ों के लिए निःशुल्क व्यवस्था करें, राजकोष की ओर से सहायता दी जाए, आकस्मिक हानि है तो क्षतिपूर्ति दी जाए, यानी काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ पर इनको दी जाती हैं। और कैंटन, यहाँ पे जो राज्य होते हैं उनको कैंटन कहा जाता है, कैंटन में काफ़ी शुल्क निःशुल्क व्यवस्था उनको दी जाती है। इस तरह से उनकी जो उनके जो आर्थिक व्यवस्था है वो उदारीकरण की न होकर धीरे धीरे कैसी हो गई है, लोक कल्याणकारी, लोगों के कल्याण को डिपेंड करते हुए अर्थव्यवस्था चलती है। तो जब लोग अच्छे होंगे तो अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिकली अच्छी चलती है, इसलिए ये अर्थव्यवस्था काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरी बात करें विकसित देशों से बेहतर, अभी जस्ट बताया मैंने कि इनकी जो आर्थिक व्यवस्था क्यों बढ़िया है, क्योंकि इनके लोगों का शांत प्रिय और व्यवहारिक दृष्टिकोण होना। इस तरह ये विकसित देश होते हुए भी ये बाकी विकसित देशों से काफ़ी बेहतर स्थिति में हैं और लोकतंत्र का मिसाल बन के रह गया है। यानी अगर आपको लोकतंत्र को अच्छे से क्लियर समझना है ना, तो लोकतंत्र का जो एग्जाम्पल आप स्विट्जरलैंड को पढ़ने के बाद समझते हैं ना, वैसा लोकतंत्र शायद ही नहीं है कहीं पर। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर है ये। और इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने दो चीज़ें क्लियर की, क्योंकि देखो हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो स्विट्जरलैंड के संविधान को समझेंगे। तो स्विट्जरलैंड के संविधान, उनकी व्यवस्था को समझने से पहले उसके शासन, उसके देश को समझना जरूरी होता है, उसकी व्यवस्था को। तो अब सेकंड पार्ट में हम मिलेंगे और सेकंड पार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान रखें, क्योंकि संविधान की विशेषता आएगी और बात आएगी कि ये कैसे बना है, ठीक है ना। तो अगर आज की इस वीडियो में शायद आपको कुछ कंफ्यूजन रह गया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और बाकी आप इस वीडियो को प्यार दें और इसे शेयर भी करें, मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप भी मोटिवेट होंगे, क्योंकि ज्ञान तो आपको पता है, हमेशा हर कोई कहता है कि बांटने से ही बढ़ता है। थैंक यू एंड टेक केयर।